आप लोगों का ये लंबे अरसे से डिमांड रहा था कि जेएसएससी एक्साइज और स्टेनोग्राफर का इंग्लिश के क्लास को शुरू किया जाए, तो आपके हुक्म को तामील करते हुए आज 10+2 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज को शुरू कर दिया हूं, जो कि आपको जेएसएससी के एग्जाम और स्टेनोग्राफर के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। 20 क्वेश्चन एक क्लास में दूंगा और साथ ही में जो इससे रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे सबको डिस्कस करूंगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। यह पार्ट 1 रहने वाला है और यह धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। बाकी एक्सरसाइज वगैरह का देखिएगा, पहले भी मैं कुछ क्लास ले चुका हूं, तो उसमें एक आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा। ये आपके प्रिपरेशन में पार्ट एंड पार्सल होता है, प्रीवियस ईयर जरूर देखना चाहिए। और स्टेनोग्राफर का भी जो है से आपको प्रीवियस ईयर जल्दी देखने को मिलेगा। अगर जो है से इतना वीडियो देखने के बाद अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम पर जो है से आप लोग चैनल का नेम सर्च करके जुड़ सकते हैं। क्यों जो अगर वहाँ पे चलता है तो आप लोग उसको अच्छे से एंजॉय कीजिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम रहता है ना कि आपको जो है लिंक खुलता नहीं है, तो चैनल का नेम सर्च कर लीजिएगा तो आपको टेलीग्राम खुल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ रख लीजिएगा, रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बाकी सीजल वाले उन लोग का अपना खुद का प्लेलिस्ट है, तो उन लोग अपना अलग एंजॉय करें। ओके, अगर फिर भी आपको टाइम है तो एंजॉय कर सकते हैं, हेल्पफुल ही रहेगा। अगर इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस में यह कोर्स है, हिंदी और इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर देख लें, प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया मिलता रहेगा कि क्वेश्चन आपको किस तरह से आता है और आपको किस हिसाब से पढ़ाई करना है। और बाकी आपको ये भी तो आइडिया होना चाहिए ना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सही पढ़ा रहा हूँ या फिर गलत पढ़ा रहा हूँ। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है सिंगुलर नाउन से। देखिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपका सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह कौन है, नाउन है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है। सिंगुलर प्लूरल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि बताइए कि इनमें से कौन जैसे सिंगुलर नाउन है या कौन सा प्लूरल नाउन है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरह का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें से बताना है, जो 4 ऑप्शन है उसमें, कि कौन जो नाउन है सिंगुलर है। आपके ऑप्शन हैं जेंट्री, वर्मिन, इंफॉर्मेशन या फिर पीपल। तो बताइए कि कौन जो इसमें नाउन है वह एक सिंगुलर नाउन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इन्फॉर्मेशन जो है से एक सिंगुलर नाउन है, या प्लूरल जो है से जनरली इस तरह से नहीं बनाया जाता है। बाकी सारे जो नाउन आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे प्लूरल है, ऑलरेडी प्लूरल है। जेंट्री का मतलब होता है जो सोसाइटी में जो एलिट क्लासेस होते हैं, जो विशिष्ट वर्ग या कुलीन वर्ग होते हैं, उनको आप लोग जेंट्री बोलते हैं। वर्मिन मतलब कीड़े मकोड़े होता है, और पीपल मतलब तो लोग होता है, पीपल मतलब लोग। बाकी इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना होता है। क्या होता है? इन्फॉर्मेशन का मतलब सूचना ही होता है। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे बात हो चुका है कि सिंगुलर नाउन है, तो क्या अगर किसी को हमको 2 या 4 इन्फॉर्मेशन देना हो तो उसको क्या हम बोल सकते हैं कि आई हैव टू गिव यू 4 इन्फॉर्मेशन? नहीं जी नहीं, आप इस तरह से इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगा सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन में अगर एस लगा देते हैं तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से आपको नहीं बोलना है, इन्फॉर्मेशन नहीं लगाना है, यह गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि एक सिंगुलर नाउन है, अब इसका प्लूरल इस तरह से नहीं बनाया जाता है। तभी कैसे होगा? अगर किसी को मुझे 4 सूचनाएं देना है, इन्फॉर्मेशन देना है, तो कैसे दूंगा उसको, कैसे उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए कुछ कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे कि आपको बोलना होगा 2 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन या 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, इस तरह से होता है। वहाँ भी इन्फॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा, 3 पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इस तरह से इसका प्लूरल बनता है। तो बहुत सारे नाउन देखिएगा, जैसे कि ब्रेड हो गया, डस्ट हो गया, वर्क हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारे वर्ड्स हो गया, पोट्री वगैरह, ये सारे जो वर्ड्स हैं सब के सब जो है से सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। प्लूरल बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जैसे ब्रेड बात कर लीजिए, ब्रेड भी एक सिंगुलर नाउन है, इसको आप लोग ब्रेड्स नहीं बोल सकते हैं। तो ब्रेड कैसे इसको प्लूरल बनेगा? तो इसको आप लोग 2 लोब्स ऑफ ब्रेड्स बनाना है, ठीक है? तो इस तरह से बनाता है। पेपर का एग्जाम्पल ले, ये भी एक सिंगुलर नाउन है। तो पेपर अगर बनाना होगा तो इसको हम लोग पेपर्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, वो अलग चीज़ हो जाएगा फिर, समझ गए? तो इस तरह से इसका कुछ कुछ चीज़ होता है सिंगुलर प्लूरल बनाने का। तो ये नाउन जो था आपका सिंगुलर नाउन था। बाकी सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर बताया ध्यान रखें। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन। आपको एक फिलर है यहाँ पे, तो इसको फिल करना है करेक्ट ऑप्शन से। आपके है क्वेश्चन, यू शुड हेल्प डैश द पुअर, ए एंड द या फिर नन ऑफ दिस, क्या लगना चाहिए? यू शुड हेल्प द पुअर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द पुअर कहने का मतलब होता है पूरे गरीब जाति, जितने भी लोग गरीब लोग हैं उसका सेंस होता है। अब ध्यान रखिए, पुअर एक क्या है? पुअर एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पुअर एक एडजेक्टिव है। इसको आप लोग ए से एस लगाकर जो है से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग प्लूरल बनाते हैं नाउन को, न कि एडजेक्टिव को, तो याद रखिएगा। तो इसको अगर प्लूरल फॉर्म में यूज करना होता है तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले आर्टिकल द लगा दिया जाता है, यह प्लूरल होता है। उसी तरह से द रिच भी होता है, द रिच जो देखने को मिल रहा है ये भी जो है इस तरह से बनता है। तो द पुअर और द रिच ये प्लूरल फॉर्म में होता है, तो इसको याद रखिएगा।
इसको याद रखें क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब आएगा तो वहाँ पे द पुअर के साथ हो सकता है कि जो वर्ब है आपको सिंगुलर करके दे दे, तो इसके साथ सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब भी लगे क्योंकि यह प्लूरल फॉर्म यूज होता है। आइडिया रखें, यू शुड हेल्प द पुअर, पूरे गरीब जाति के बारे में बात हो रहा है तो आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पे द पुअर जो है सही ऑप्शन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। विच इज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। देखिएगा ऐसे तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, जो सीजीएल के एग्जाम होता है जैसे सीजीएल, उसमें लगभग देखिएगा 10 क्वेश्चन आपको वोकैब से पूछते हैं, और बाकी सारे जो एक्साइज जो आपका स्टेनोग्राफर है उसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपको वोकैब से पूछेंगे। पास्ट का पेपर को एनालाइज कीजिएगा, पता चलेगा। जैसे कि अगर बात करें तो उसमें आपको वोकैब में क्या क्या पूछेंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज, एक तो देखने को मिल गया करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड होता है, और एक होता है फ्रेजल वर्ब्स यानी कि वर्ब प्लस प्रीपोजिशन वगैरह का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा कि इतना सारा पार्ट्स जो होता है इससे मिलाकर आपका पूरा वोकैब का सेक्शन बनता है, तो इससे इतना क्वेश्चन तो आपको बनेगा ही बनेगा। तो उसी में से एक क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। वैक्यूम, विलफुल, हरासमेंट या फिर कमिटी, इसका कौन सा स्पेलिंग जो है आपका गलत है, बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ए। ओके, ए क्यों होगा, क्योंकि वैक्यूम का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ पे डबल सी नहीं डबल ई होता है। आपको पता है वैक्यूम का स्पेलिंग बहुत लोग गलत लिखते हैं, मैं तो जितना लोगों से पूछा हर एक ने इसका आंसर गलत ही बताया। वैक्यूम का स्पेलिंग VAC, इसके साथ डबल ई होता है ना कि डबल सी, लोग समझते हैं कि डबल सी है। ओके, इसको ध्यान रखिए, ये इसका सही स्पेलिंग होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। बाकी विलफुल को बहुत लोग गलत कर रहे हैं, इसको कम्युनिटी टैब में भी कुछ क्वेश्चन आपको डाला जाता है, उससे भी कनेक्ट रहिएगा। विलफुल में लोग सोचते हैं ना कि या तो डबल एल होना चाहिए, दोनों ये तो विल में डबल एल होना चाहिए, फुल में डबल एल होना चाहिए, तो इस तरह से लोग समझते हैं। तो ये विलफुल आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसका स्पेलिंग बिल्कुल सही है। विलफुल का मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न या फिर बोल सकते हैं एक तरह का ऑब्स्टिनेट टाइप का इंसान, तो उसको जिद्दी बोलते हैं। इस सेंस में इसका स्पेलिंग बिल्कुल जो है सही है। हरासमेंट का स्पेलिंग देख लीजिएगा, HA सिंगल आर होता है हरासमेंट में, और कमिटी में सही है, डबल MI होता है, डबल T होता है, डबल E होता है कमिटी में। लोग आपसे पूछते होंगे कमिटी का स्पेलिंग बताओ, क्योंकि थोड़ा सा टफ है। तो इस तरह से करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखें। ओके, हरासमेंट हो गया, एक एम्ब्रेसमेंट होता है, क्या होता है एम्ब्रेसमेंट, तो EM हो गया, इसको देख लीजिएगा। BA, यहाँ पे डबल RASS होता है, ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रेसमेंट में डबल R और डबल S होता है, हरासमेंट में सिंगल R होता है, डबल S होता है। इमरास के बाद मेंट भी लगाइए, मत लगाइए, इमरास का भी स्पेलिंग यही हो गया। ओके, तो देख लीजिएगा, दोनों जो वर्ड है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पे जितना मेंशन किया हुआ है सारा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए। इसी तरह से इसका है आंसर ए हो गया। आपको डबल सी नहीं डबल यू लगाना है, PDF डाउनलोड कीजिएगा तो आपका इसका आंसर भी मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की और। एक एंटोनिम बताना है आपको टेरिबल का। एक टेरिबल एक वर्ड है और ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, या तो JCC एक्साइज का कांस्टेबल या एक्साइज कांस्टेबल का, या फिर हो सकता है स्टेनोग्राफर का होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। या टेरिबल का आपको एंटोनिम बताना है, हॉरिबल, फ्राइटनिंग, स्केरिंग या फिर डिलेक्टेबल। तो जितना सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ऑप्शन नंबर A, B और C, तीनों के तीनों टेरिबल का सिनोनिम्स है। ऑप्शन नंबर D ही जो बचता है वो आपका एक इसका एंटोनिम होगा। टेरिबल मतलब क्या होता है, टेरिबल मतलब कोई होता है भयभीत करने वाला, आतंकित करने वाला, तो उसको आप लोग टेरिबल बोलते हैं। टेररिस्ट होता है, नाम सुने टेररिस्ट, वो टेरिबल से ही बना हुआ है टेररिस्ट। टेररिस्ट क्या करता है, लोगों को डरा कर जो है लोगों को रखता है। टेररिस्ट मतलब क्या, लोगों को डराने वाला, ठीक है। तो उन लोग का हथियार यही होता है कि लोगों को भय करता है, बंदूक वगैरह छोड़ेंगे लोग डर जाएंगे, तो वही उन लोग का हथियार होता है भय, इसलिए उन लोग को टेररिस्ट बोला जाता है। तो ये टेरिबल से बनकर आया है। तो टेरिबल मतलब एक जो होता है आतंकित, भयभीत। तो एक डिलेक्टेबल जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, देखिए डिलेक्टेबल का तो ऐसे बहुत सारा मीनिंग होता है। जैसे अगर देखा जाए यहाँ पे देख लीजिए, डिलेक्टेबल का मतलब होता है डिलीशियस भी होता है, यम्मी, यम्मी, यम्मी तो आप लोग खाए होंगे, तो यम्मी बोलते होंगे जब खाते होंगे कोई अच्छा चीज तो इसका एक मीनिंग होता है प्लीजेंट भी। क्या होता है, प्लीजेंट। तो एक टेरिबल होता है आतंकित या भयभीत करने के केस में, ठीक है, जो कि एक भयानक टाइप से हो उस सेंस में। यहाँ पे डिलेक्टेबल होता है जो कि थोड़ा सा अच्छा हो, यानी कि भयभीत करने वाला ना हो, समझे। तो इस सेंस में इसका ऑप्शन नंबर D ही सही एंटोनिम देगा। तो बाकी सारे जितने भी वर्ड्स है, हॉरिबल, फ्राइटनिंग और स्केरिंग, ये सारे जो है टेरिबल का सिनोनिम्स हो जाएंगे, ध्यान रखें। ओके, देख लीजिएगा, एक अपीलिंग भी वर्ड होता है, इसका मतलब भी होता है ड्रेडफुल टाइप का चीज, यानी कि भयावह। आंसर हो गया D। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द पोस्टर वाज मेक बाय द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। अब ध्यान दीजिए, ये जो पोस्टर है बनाया गया है हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स के द्वारा जो कि क्लास 9 से बिलोंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी है इस पार्ट में, किस पार्ट में गड़बड़ी है, बाय द हार्ड वर्किंग वाज मेक द पोस्टर ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, किस में गड़बड़ी है, क्लास 9 होना चाहिए फिर 9th होना चाहिए,
इस पार्ट में गड़बड़ी नहीं है, क्लास 9 है, बिल्कुल सही है, 9th और नहीं है, यहाँ पे आपको ऑर्डिनल यूज नहीं करना है। ओके, यहाँ पे ठीक है, क्लास 9 बिल्कुल सही है। गड़बड़ है आपका पार्ट नंबर इस वाले में, पार्ट नंबर बी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाज के बाद मेक लगाया है। यह सेंटेंस देखा जाए कि जो पोस्टर है से बनाया गया, पोस्टर जो है से बनाया गया, सेंटेंस एक्चुअली में पैसिव वॉइस में है। सेंटेंस क्या है? पैसिव वॉइस में है, इसीलिए पैसिव वॉइस में वाज या वेयर के बाद यहाँ पे देख सकते हैं V3 लगेगा। सेंटेंस को समझिए, वाज या वेयर के बाद ये V3 यूज होना चाहिए, जबकि मेक क्या है? मेक जो है आपका V1 फॉर्म में है, तो वाज या वेयर के बाद आपको V3 यूज करना है, तो यहाँ पे V3 मेक का क्या बन जाएगा? मेड बन जाएगा, इसीलिए जैसे पार्ट नंबर बी में एरर हो गया। तो एक्टिव पैसिव से भी क्वेश्चन आपको डाल दिए जाते हैं, ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। द पोस्टर वाज मेड बाय द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, ये जो था एक्टिव फॉर्म में इसका हो जाएगा। आपको देखिएगा यहाँ से हार्ड स्टूडेंट्स लगा लीजिए, क्लास 9, द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 मेड द पोस्टर, इस तरह से इसका एक्टिव फॉर्म बन जाएगा। ओके, द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 मेड द पोस्टर, इस तरह से इसका एक्टिव फॉर्म बन जाएगा। पैसिव फॉर्म तो यहाँ पे गिवन है, तो एक्चुअली में पैसिव वॉइस है, तो वाज या वेयर के बाद V3 लगता है, समझ लीजिए इसको। बनाया गया यानी कि पैसिव फॉर्म। फिर से एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ग्रामर, डेफिनेशन, एलर्जी या फिर ट्यूशन। ओके, तो कौन सा इसमें गड़बड़ वर्ड है? जो गड़बड़ वर्ड है वह एलर्जी है। क्यों? क्योंकि एलर्जी में जो लास्ट में जो ई लगाया है ना, वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एलर्जी का करेक्ट स्पेलिंग होगा ALLERGY, यही होता है एलर्जी। ठीक है, कोई चीज़ अगर अवांछनीय होता है तो उसे एलर्जी हो होता है। किसी लोग को धूल से भी एलर्जी होता है, किसी को धूप से एलर्जी होता है, किसी को पानी से एलर्जी है, तो किसी को साबुन से एलर्जी है, तो पता नहीं कितना तरह का एलर्जी होता है, पता नहीं। तो एलर्जी होता है किसी सेंसिटिविटी होता है। ओके, किसी को पानी से भी डर लगता है, उसे एलर्जी है उसको, तो यही होता है। और कोई चीज़ के प्रति आप लोग सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बोलते हैं कि मुझे उससे एलर्जी है। ठीक है, आदमी से भी एलर्जी हो जाता है। ठीक है, मुझसे भी बहुत लोगों को एलर्जी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। द स्टोक वाज डिवाइडेड एमोंग द 2 ब्रदर्स। अब बताइए इसमें क्या एरर है? 4 पार्ट यहाँ पे डिवाइड है ये सेंटेंस, और 4 पार्ट में एक पार्ट में एरर है, तो आपको बताइए है तो है, नहीं अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को टिक कर लिया जाए। द स्टोक वाज डिवाइडेड एमोंग द 2 ब्रदर्स। अब यहाँ पे बोला है कि 2 ब्रदर के बीच में, और एमंग जो यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होता है वह 2 से ज़्यादा के लिए होता है, यानी कि 2+ के लिए यूज होता है। जबकि भाई तो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि क्या हुआ है, 2 ही है, तो 2 के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करते हैं, न कि एमंग का। तो यहाँ पे पार्ट नंबर बी में एरर हो गया, बी है ऑप्शन नंबर ए में, तो एक को टिक लगा लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं छोटे छोटे तरह से। तो एमंग हो गया 2 से ज़्यादा के लिए, बिटवीन 2 के लिए यूज होता है, उसके साथ साथ बोथ भी 2 के लिए यूज होता है। उसके बाद आप लोग इधर और निदर देखते हैं, वो भी 2 के लिए यूज होता है। ओके, याद देख लीजिए, इधर और निदर वो भी 2 के लिए यूज होता है। बिटवीन बोथ सब 2 के लिए यूज होता है। बोथ मतलब दोनों, आपको पता होगा, और इसके साथ तो एंड भी आता है, आपको आइडिया होना चाहिए। आंसर इसका ए हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फिर से एक फिलर है, डू नॉट अलाउ फॉरेन बिजनेसेस टू लुक डाउन द डैश है, उसके बाद कंबोडियन वर्कर्स। कंबोडियन वर्कर्स के बारे में बात किया जा रहा है कि फॉरेन बिजनेसेस को जो है यहाँ पे लाना नहीं है, अलाउ नहीं करना है फॉरेन बिजनेस को। क्यों? क्योंकि ताकि लुक डाउन अपॉन न कर सके, लुक डाउन अपॉन न कर सके। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपॉन जाएगा, अब इसका मीनिंग निकालिए। लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना या किसी को हे दृष्टिकोण से देखना, तो उस केस में जैसे इसका यूज होता है लुक डाउन अपॉन, एक फ्रेजल वर्ब है, तो लुक डाउन अपॉन लगाइएगा। तो फॉरेन बिजनेसेस को अलाउ नहीं करना है, तो क्यों नहीं? ताकि कंबोडियन जो वर्कर्स हैं उसको हे से यानी कि नीचा दिखाया जा सके या उनको निम्न समझा जा सके, इसीलिए अलाउ नहीं करना है फॉरेन बिजनेसेस को। ओके, चलिए, ताकि जो कंबोडियन वर्कर्स है उनको नीचा दिखाया जा सके। ओके, समझ चुके हैं? तो यह लुक डाउन अपॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्रेजल वर्ब है, आपसे पूछा जाता है लुक डाउन अपॉन। हो सकता है लुक के बाद जो है बीच वाला गैप कर दे, बाद में अपॉन लिख दें, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक वन वर्ड है आपके लिए, कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग। बोला जा रहा है कोई चीज़ जो है अगर आसानी से बेंड कर जाता है, टूटता नहीं है। जैसे कि छड़ी से पिटाए हैं, जो सर होते हैं स्कूल में टीचर वगैरह, उनका तो छड़ी होता था बांस का पूरा एकदम इस तरह सा, जो कि मुड़ जाता था इस तरह से, कभी कभी मारने के बाद टूटता नहीं था जल्दी, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगता था। याद आ रहा है? तो उस तरह से जो होता है ना, जो मुड़ जाता है, क्या हो जाता है, जो मुड़ जाता है उस तरह की चीज़ को प्लाएबल के नाम से जानते हैं, यानी कि लचीला या लचकदार आप लोग बोल सकते हैं। ओके, रिजिड मतलब क्या होता है? रिजिड मतलब होता है एकदम कठोर टाइप का, ठीक है, एज हार्ड एज ए स्टील, ठीक है, दीवार एकदम। ब्रिटल मतलब भंगुर होता है। ब्रिटल आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, या फिर सीबीएसई वाले या आईसीएसई बोर्ड वाले अगर कोई होंगे तो पहले ही पढ़ लिए होंगे। तो ब्रिटल मतलब भंगुर होता है, जो आसानी से ब्रेक हो सके, ओके, चोट करने पर। प्लाएबल तो आंसर हो चुका है, लचीला। और ड्यूरेबल मतलब अस्थायी होता है। ड्यूरेबल मतलब
अस्थाई होता है, परमानेंट टाइप से बोल सकते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग और लंबा समय तक चले उसको बोलते हैं ड्यूरेबल। आई होप कि सारा का मीनिंग यहाँ पे क्लियर होगा। प्लायबल वर्ड का मतलब होता है जो कैपेबल ऑफ बेंडिंग इजिली विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, जो बेंड कर जाता है वह ब्रेक नहीं होता है। तो लाइफ में कभी भी कोई सिचुएशन अगर आता है तो कहीं अगर झुकना पड़े तो झुक जाइए, अगर झुकेगा नहीं तो टूट जाइएगा। ओके, तो झुकना भी सीखिए, झुकना भी एक कला ही है। क्वेश्चन नंबर 10 आता है सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम एंड फ्रेजेस भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो एक इडियम है हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग। आप अब मैं इसको थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूँ, उसके बाद इसका मीनिंग आप लोग ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, एकदम मीनिंग मिल जाएगा। हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, आपका जो दिल है किसी पे आ गया है, समझिए आपका जो दिल है वो किसी पे आ चुका है। अब इसका मीनिंग को ढूंढिए। डू नॉट वांट समथिंग एट ऑल, किसी चीज़ को नहीं चाहना, किसी चीज़ को नहीं चाहना। तो आपका दिल आया है तो किसी को तो चाह रहे हैं अंदर से। उसके बाद टू वांट समथिंग वेरी मच, किसी को बहुत ज़्यादा चाहना। नेक्स्ट आता है टू बी ऑलवेज इन नर्वस स्टेट, आप नर्वस स्टेट में हैं। या टू बी इन कंट्रोल ऑफ वन फीलिंग, अपना फीलिंग को दबा दिए, क्या कि अपना फीलिंग को दबा के रखे हैं, उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग का मतलब होता है टू वांट समथिंग बहुत, टू वांट समथिंग वेरी मच, यानी किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, उसके सेंस में यूज होता है। अगर अब तीव्र लालसा है किसी के प्रति तो उसके लिए जैसे यह इडियम यूज होता है हैव योर हार्ट सेट ऑन समथिंग, यानी कि आपका दिल जैसे किसी पे लग गया, किसी पे आ गया है। जस्ट फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मैं इस तरह से बता दिया ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ सके। तो आई होप कि यह चीज़ क्लियर होगा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जो कि है आपको एक सेगमेंट है, इसे क्या एरर है आपको बताना है। द मोर बेटर यू वर्क द बेटर इट विल बी, जितने ज़्यादा बेटर आप काम करेंगे, अच्छा से काम करेंगे, और भी आप लोग चीज़ बेहतर होते जाएंगे, ठीक है, यानी कि वो चीज़ बेहतर होता जाएगा। काम काम को सिखाता है, सुना ना आप लोग, जो काम होता है वह काम को सिखाता है। मैं जब पहला बार जब वीडियो बनाने आया था तो पता है कितना प्रॉब्लम हुआ था, एक वीडियो बनाने में मतलब 5-5 घंटा 6-6 घंटा लग जाता था। मतलब शुरुआत कीजिएगा तो इस तरह से होता है, लेकिन जिस तरह से आप जैसे जैसे काम करते जाइएगा आपका उस काम में मन लगने लगेगा, मतलब मन लगेगा, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस भी आपका होता जाएगा, तब उतना टाइम नहीं लगेगा। तो काम करते रहिए कोई चीज़ पर, अगर वह ठीक नहीं है तो धीरे धीरे हो जाता है। तो वही तरह से कहा जाता है कि द मोर बेटर यू वर्क द बेटर इट विल बी, जितना ज़्यादा काम कीजिएगा उतना ज़्यादा यह अच्छा होते जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, यह क्या एरर है, किस पार्ट में रहा है, द बेटर इट विल बी, द मोर बेटर यू वर्क, या फिर नो एरर। देखिए इसका पार्ट नंबर जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें एरर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखा जाए बेटर, आप लोग जानते होंगे गुड बेटर बेस्ट होता है। क्या होता है? गुड होता है, बेटर होता है और बेस्ट होता है, BETTER, और एक बेस्ट होता है। तो गुड बेटर बेस्ट होता है। तो बेटर एक ऑलरेडी कंपैरेटिव वर्ड है, जो वर्ड में ER लगाने के बाद कंपैरेटिव नहीं बनता है, उस वाले वर्ड के साथ आप लोग मोर या मोस्ट वगैरह लगा के रेस्पेक्टिवली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। लेकिन बेटर एक ऑलरेडी जब कंपैरेटिव है ही, तो इसके पहले मोर वर्ड लगाना क्या जरूरी है? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो इसके पहले जो है से मोर वर्ड नहीं लगेगा, द मोर नहीं लगेगा, द बेटर यू वर्क द बेटर इट विल बी, यानी कि पार्ट नंबर बी में इसका एरर हो गया। मोर को यहाँ से रिप्लेस कर दे, या सुपरफ्लुअस यहाँ पे यूज है, आवश्यकता से अधिक। क्वेश्चन 12 देखते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। आपको अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलता है तो समझ जाइएगा कि आपसे सिनोनिम्स पूछा है। ओके, क्या पूछा है? आपसे सिनोनिम्स के बारे में बात किया जा रहा है वहाँ पे, अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड यूज कर देता है तब। ओके, चलते हैं। एक वर्ड है डेट्रीमेंटल। तो डेट्रीमेंटल का क्या सिनोनिम होना चाहिए? इंटेलेक्चुअल, फ्रेंडली, स्मार्ट, या फिर इंजूरियस, क्या होना चाहिए? देखिए डेट्रीमेंटल मतलब होता है एक तरह का हानिकारक चीज, जो आपको हानिकर होता है, हानि पहुंचा सकता है। तो उसके लिए सही वर्ड हो जाएगा इंजूरियस। इंजूरियस मतलब होता है हानिकारक, यानी कि जो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो डेट्रीमेंटल यही होता है। इंटेलेक्चुअल तो समझते हैं बुद्धिजीवी होता है। फ्रेंडली का एक वर्ड याद रख लीजिएगा, एमिएबल। क्या होता है? एक वर्ड होता है एमिएबल। और स्मार्ट मतलब जानते होंगे, स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट होता है, वो सुंदर और नहीं होता है, स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट होता है। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर होगा। डेट्रीमेंटल होता है हानिकारक, तो इसका हो जाएगा इंजूरियस। ओके, हार्मफुल भी बोल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। आपसे एक एंटोनिम बताना है रिजाइन का। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, साइन, या फिर ज्वाइन। रिजाइन का एंटोनिम क्या होना चाहिए? एंटोनिम पूछा है आपसे, न कि सिनोनिम्स। ओके, देख लीजिएगा। तो रिजाइन का क्या होगा? रिजाइन का हो जाएगा आपका ज्वाइन। एक्सेप्ट वगैरह कोई प्रपोजल वगैरह होता है, उसको आप लोग एक्सेप्ट या डिनाई वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे उस सेंस में इसको मत लगेगा। रिजाइन के सेंस में आपको ज्वाइन ही करना होगा। जैसे कि कंपनी वगैरह वहाँ पे एक रिजाइन कर सकते हैं या तो ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान समझिए, थोड़ा सा अंदर की बात बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी ना आपको करेक्ट वर्ड अगर फिलर में दे देंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा।
तो एक रिजाइन होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है तो या तो उसको आप लोग रिजाइन कर सकते हैं अगर काम करना नहीं है तो, या तो अगर काम करना हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन एक्सेप्ट कब करते हैं आप लोग, किसी का कोई प्रपोजल वगैरह या किसी का बात होता है तब उसको या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर पसंद नहीं होता उसको डिनाई कर देते हैं। तो एक्सेप्ट या डिनाई जो होता है किसी आप लोग प्रपोजल को करते हैं, न कि कोई वर्क को। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे रिजाइन का सही वर्ड आपका ज्वाइन ही जाएगा, समझ लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो डिफरेंसेस वगैरह कुछ वर्ड में पता होने चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। दिस लेसन इज डैश देन द प्रीवियस वन, क्या होना चाहिए? इजिएस्ट देन, मोर इजियर देन, मच इजियर देन, या फिर इजी, क्या लगना चाहिए? मोर इजियर वगैरह तो नहीं लगेगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे लगेगा मच इजियर, मच इजियर लगेगा। दिस लेसन इज मच इजियर देन द प्रीवियस वन, अगर प्रीवियस वन था ना जो पिछला क्वेश्चन था उससे तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, उस सेंस में आपको सही ऑप्शन चला जाएगा सी, मच इजियर मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी। मोर इजियर वगैरह नहीं लगेगा, मोर वगैरह का सेंस आप लोग यूज करते हैं जब काउंटेबल नाउन वगैरह का यूज करते हैं तो, ओके। चलिए चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो होता है 14 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अरेंज द फ्लोइंग जम्बल्ड सेंटेंसेस इनटू मीनिंगफुल ऑर्डर। आपको जो है 4 सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, ये जम्बल्ड है यानी आगे पीछे है, इसको आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। ये जो इसको आप लोग पहले जम्बल के नाम से भी जानते हैं और कोई कोई लोग जैसे इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साफ साफ जैसे आपके टेस्ट करने के लिए पूछा जाता है कि आपका रीडिंग स्किल किस तरह का है, लैंग्वेज में स्किल कैसा है। लैंग्वेज स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे पहले बात आप लोग को जो भी आप लोग पढ़ते वगैरह है थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश ठीक करना है तो रीडिंग करने का और लिसनिंग का आप लोग को हैबिट डालना चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ वगैरह आता है, टेलीविजन पे न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, मतलब मोबाइल हो गया, बहुत सारा न्यूज़ आपको इंग्लिश में मिल जाएगा, तो उसको तो ना थोड़ा सा इंग्लिश वगैरह में सुना कीजिए, ठीक है। आप लोग का लैंग्वेज धीरे धीरे इंप्रूव होता जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है, ना तो एक दिन में ताजमहल बना है, ना तो एक दिन में कोई प्रधानमंत्री बनता है, ना ही एक दिन में कोई चीज़ ठीक होता है। तो आप लोग को धीरे धीरे होगा, कोई चीज़ टफ या हार्ड जो है ईजी नहीं होता है। अगर किसी के लिए कोई चीज़ ईजी है तो समझिए कि उसने ईजी बनाया है, ना कि ईजी था। तो आप लोग भी ईजी बना सकते हैं अपना मेहनत के दम पर। तो आइए इसको रीड करते हैं। रीडिंग स्किल आपका सही होना चाहिए। पैसेज वगैरह देखिएगा, क्लोज टेस्ट होता है, वो सब आपको रीडिंग स्किल को ही जो है उसमें आपको टेस्ट किया जाता है। कुछ कुछ ग्रामर का ही पोर्शन होता है, बिना ग्रामर कैसे चलेगा। ग्रामर तो आपको पता होगा कि लैंग्वेज को शोध करने के लिए आप लोग यूज करते हैं, तो ग्रामर का तो हेल्प लेना होगा। तो चलिए बात तो हो गया, आइए देखते हैं 4 पार्ट यहाँ पे इसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं। देयर बाय द इमेज ऑफ हिज वाइफ व्हेन ही पार्टेड फ्रॉम हर टू गो टू द एयर ही सॉ एज इफ सी वर प्रेजेंट, सी हर्ड हर स्पीक एंड लव, ही फेल्ट टेरिबली अनहैप्पी एंड ऑल सोर्ट्स, यहाँ पे सोर्स होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, पीडीएफ में सही कर दूंगा। ऑल सोर्ट्स ऑफ इमेजेस रोज इन हिज माइंड ऑल दैट नाइट अनिकेत ले अवेक। देखिए कभी आप लोग पैरा जंबल करते हैं तो कि कोई भी सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इसको ध्यान देखिए, तो सब्जेक्ट प्लस भर प्लस ऑब्जेक्ट पे होता है। तो आप लोगों को कोशिश यही होना चाहिए कि सब्जेक्ट इस सेंटेंस में कौन सा है। तो एक्चुअली में ये तो जो पैरा जंबल है बहुत ही ईजी है, ओके, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ऑल दैट नाइट अनिकेत ले अवेक, ले का एक अलग ही कहानी है, लाई ले लेन वगैरह, ओके, देखिएगा इसका कभी बार डिस्कस करूंगा। तो अनिकेत एक नाउन है और नाउन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका यही हो गया, यानी कि एस हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ऑप्शन को इलिमिनेट किया जाए, अगर कंफर्म है कि मेरा सेंटेंस सही होगा, अगर रीडिंग स्किल सही है, ओके, तब जो है ऑप्शन को इलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन अब इलिमिनेट करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट जो सेंटेंस होगा वह एस ही होगा, अनिकेत ही होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी यहाँ से अब तक जैसे यहाँ पे कट चुका है। अब बचा बी और डी, आइए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एस आ गया। सेकेंड में देखते हैं, अब यहाँ पे अनिकेत है। अनिकेत के बारे में बात किया जा रहा है। ही फेल टेरिबली अनहैप्पी एंड ऑल सोर्ट्स ऑफ इमेजेस रोज इन माइंड। ऑल हुआ जो है क्या हुआ, जब अवेक था तो क्या हुआ, वह फील किया, टेरिबली अनहैप्पी एक तरह का डरा हुआ तरह का अनहैप्पी था, डरा हुआ, और जितने भी तरह का जो इमेज होता है उसके माइंड में से आना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एस के बाद ऑप्शन नंबर आर ही होगा। आर क्यों होगा, क्योंकि अनिकेत एक नाउन है और नाउन यहाँ पे मेल है, उसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा, उसके लिए प्रोनाउन जो है आपका ही आएगा, लड़का के लिए ही आता है। तो एस के बाद तो यहाँ पे आर हो चुका है। उसके बाद देखते हैं ही सॉ एज इफ आना चाहिए या फिर आना चाहिए, एस और एस आर, अभी तक बी और डी साथ में चल रहा है ना। चलिए उसका देखते हैं कि पहले पी आना चाहिए या पहले क्यू आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो एस आर के बाद ही सॉ एज इफ सी वर प्रेजेंट ही हियर्ड हर स्पीक एंड लव। अब ध्यान दीजिएगा आर के बाद जो है से इमेज उसका माइंड में आया, तो इमेज के बारे में चर्चा जो है पार्ट नंबर पी में है, ध्यान दीजिएगा। तो इस पार्ट में इमेज है और यह जो इमेज का चर्चा पार्ट नंबर पी में है, तो पहले आपका क्यू नहीं, पहले आपका पी आना चाहिए और लास्ट तो आपका क्यू बच ही गया। तो इस तरह से यह सेंटेंस होता है, ध्यान रखिएगा, एस आर पी क्यू,
तो SRPQ कहाँ पे चला गया, SRPQ ऑप्शन नंबर बी में चला गया। समझ चुके हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, कनेक्ट करना है आपको, सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, कहाँ पे प्रीपोजिशन है, ओके, कहाँ पे उसका कौन सा प्रोनाउन वगैरह यूज किया हुआ है, कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है इंपॉर्टेंट वर्ड, उसके बारे में चर्चा किस आपको देखने को मिलेगा पार्ट में। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ करके आप लोग पैरा एग्जाम्पल को बना सकते हैं। और रीडिंग स्किल सही रहेगा तो मीनिंग निकाल के तो आराम से हो जाएगा, थोड़ा बहुत ग्रामर का हेल्प करके। तो ये चीज़ ज़्यादा टफ नहीं होता है, ये तो आपका पैरा एग्जाम्पल बहुत ही ईजी था। तो आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। इसका आंसर हो गया SRPQ यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देख लीजिएगा, यहाँ पे एक वर्ड है ही सॉ एज इफ सी वेयर प्रेजेंट। ओके, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे सी के साथ वेयर क्यों लगा है। आइए थोड़ा सा आप लोग को बता ही देते हैं। यहाँ पे वर्ड यूज किया हुआ है एज इफ। क्या है, एज इफ। तो एज इफ में अगर कभी भी प्रेजेंट में अगर आप लोग जो है से प्रेजेंट में कोई अनफुलफिल्ड विश के बारे में बात करते हैं, डिजायर वगैरह के बारे में, तो वहाँ पे चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, उस सब के साथ वेयर ही लगता है पास्ट टेंस में। ठीक है, वाज वगैरह नहीं लगता है। हैड वगैरह का यूज होता है वो अलग चीज़ है, लेकिन वेयर ही होता है। ही के साथ भी, सी के साथ भी, दे के साथ भी, आई के साथ भी, यू के साथ भी, इट के साथ भी, सब के साथ जो है इसी तरह से यूज होता है। ध्यान रख सकते हैं, ग्रामर का पार्ट है। क्वेश्चन 16 है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। जिस तरह से बताया था ना कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब आपको 8 पार्ट है। और कहीं कहीं जो अगर रेनन मार्टिन स्टैंडर्ड बुक वगैरह को फॉलो कीजिएगा तो उसमें डिटरमाइनर्स को देखिएगा, जो है ना डिटरमाइनर, उसको 9 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच उसमें बता दिया गया है। तो जनरली आप लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब वगैरह इस तरह करके, एडजेक्टिव वगैरह। तो देख लीजिए, उसी पार्ट ऑफ स्पीच में आपको बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वह जैसे क्या है। देयर इज अ ह्यूज डेमन इन दिस केव। या केव में जैसे कि ह्यूज यानी कि बहुत ही विशाल काय जो है से एक डेमन मतलब दैत्य रहता है। मुझे याद आ रहा है, जो सीजीएल देख रहे होंगे उनको तो पता चल चुका होगा, क्योंकि ह्यूज मतलब विशाल काय होता है। विशाल काय जो है से मैं एक डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए, आप लोग ने हिंदी और इंग्लिश ग्रामर पढ़िएगा ना, तो एक दूसरे से थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है से मिलेगा आपको हर एक चीज़। तो हिंदी और इंग्लिश में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, तो दोनों को कनेक्ट करके पढ़िएगा ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना होगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, क्या है। देखिए, डेमन एक नाउन है। नाउन की विशेषता कौन बतलाता है, तो नाउन की विशेषता कौन बतलाएगा, तो नाउन की विशेषता बतलाएगा प्रोनाउन। कुछ लोग एडजेक्टिव सोच रहे होंगे, और नाउन की जो है नाउन की विशेषता जो है एडजेक्टिव बताता है। नाउन के बदले जो आता है उसको आप लोग प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो यह एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव जो है किसी नाउन के पहले यूज होता है। नाउन के पहले जो है आपको एडजेक्टिव यूज किया जाता है, इसको याद रखें। ओके, जैसे कि आपका ह्यूज डेमन हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, ओके, ब्यूटीफुल गर्ल हो गया। तो ब्यूटीफुल क्या है, ये सब जो है आपका एडजेक्टिव है। यह जो है गर्ल के पहले यूज है, गर्ल एक नाउन है, तो नाउन के पहले से एडजेक्टिव यूज होता है। तो इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा। आंसर इसका डी हो जाएगा। एडवर्ब वगैरह नहीं है यहाँ पे, प्रोनाउन वगैरह यहाँ पे नहीं है। ओके, नाउन वगैरह नहीं है। डेमन नाउन है, डेमन जो है नाउन है। डेमन पूछे तो नाउन लगा लीजिएगा। के भी गुफा एक तरह का नाउन है। हाँ, दिस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोनाउन है। इन प्रीपोजिशन है। देयर जो है क्या है, देयर जो है आपका एक देखने को मिलेगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इज क्या है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। ए क्या है, तो एक आर्टिकल है। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल आंसर तो हो गया डी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है कि जैसे कि डेमन है, डेमन नाउन है, ध्यान दीजिए। तो एक डेमन का बर्बाद हुआ था, तो डेमन तो पहले तो आर्टिकल ए लग जाएगा, एक डेमन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस डेमन के पहले यह जो डेमन है, अगर इसके पहले कोई अगर एडजेक्टिव आ जाता है, अगर इसके पहले जो है एडजेक्टिव आप लोग यूज कर देते हैं, तो आर्टिकल एडजेक्टिव के बाद नहीं, एडजेक्टिव के पहले लगता है। तो यहाँ पे ए लग जाएगा इस तरह से, और ह्यूज डेमन इस तरह से लग गया था। तो ह्यूज यहाँ पे एडजेक्टिव होता है, तो कोई जरूरी नहीं है, ए और एन भी लग सकता है। मतलब आपको मतलब इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एडजेक्टिव किस तरह का है। आपको पता होगा कि ए और एन कहाँ पे लगता है। तो ए वाला पार्ट को ना कम से कम याद रखिए। डेमन के लिए भी ए यूज हुआ है, लेकिन एक्चुअली में एडजेक्टिव था। तो आर्टिकल लगाने का तरीका यही है कि नाउन के पहले तो आप लोग यूज कर देते हैं, लेकिन उसके पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आपको जो आर्टिकल है वह उस नाउन के पहले नहीं, उस एडजेक्टिव के पहले यूज करना है, यानी कि यहाँ यूज करना है जहाँ पे यूज किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 आता है, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ। जो है आपको करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। बेसेस, टेस्ट, बिटर, एक सेंटेंस आपके पास है। बेस है, क्षारक के बारे में बात हो रहा है, तो उसका स्वाद कैसा होता है, उसका स्वाद तीता वगैरह देखने को मिलता है, कड़वा बोलते हैं आप लोग, तो उसका स्वाद कड़वा होता है। तो एक सेंटेंस है, आपको इसको पैसिव बनाना है। तो आप लोग देखिएगा, जो आप लोग को वॉइस होता है दो तरह का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है, दो होता है। लेकिन इसके बीच में भी होता है एक मिड वॉइस, जिसको आप लोग क्वासी पैसिव के नाम से जानते हैं। तो ये इसी तरह का वॉइस है, तो इसको ध्यान रखिएगा। या इसको कैसे बनाया जाता है, एक स्पेशल तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, ध्यान से देखिएगा इसको। यह जो सेंटेंस है एक्चुअली में बेसिस जो टेस्ट, बिटर,
सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो इसमें ईजे मार्क के बाद V3 लगता है पैसिव में। ओके, ईजे मार्क के बाद V3 लगता है। अब सेंटेंस को बनाते हैं। बेसिस टेस्ट बिटर, बेसिस है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बेसिस लिखा हुआ है, यहाँ पे बेस लिख दिया है, तो इसको तो चुपचाप आंख मूंद के इसको काट लीजिए आप लोग। क्यों? क्योंकि बेसिस है तो बेस कैसे हो गया। और बाकी आगे देखते हैं, बेसिस टेस्टेड बिटर, आपकी तो सेंटेंस ही चेंज कर दिया, तो भी मेरा पार्ट कट गया। यह जो सेंटेंस है चेंज कर दिया, बेसिस टेस्टेड बिटर सेंटेंस चेंज हो गया तो कट गया। देखते हैं यहाँ बेसिस आर बिटर, अब ऑप्शन बच गया आपके पास ए और आपका बच गया डी, तो बेस से इज बिटर। अब देखिए यहाँ से ये तो कट चुका है, सॉरी, बी बचा। बेसिस आर बिटर व्हेन टेस्टेड, तो बेसिस आर बिटर व्हेन टेस्टेड या फिर बेसिस आर बिटर व्हेन दे आर टेस्टेड, क्या लगना चाहिए। देखिए इसका जो है से सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसिस आर बिटर व्हेन दे आर टेस्टेड, जब उनको टेस्ट किया जाता है उनका स्वाद कड़वा होता है, तो इस तरह से बनेगा। बेसिस एक प्लूरल नाउन, इसके साथ वर्ब भी है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, यहाँ पे आर लगेगा बिटर। उसके बाद दे किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पे बेस है, इससे क्या है, ईट है, क्या है, ईट है। और बहुत सारा बेस अगर मिल जाएगा तो ईट प्लस ईट मिलके क्या बनता है, ईट प्लस ईट मिलके दे बनता है, तो प्रोनाउन इसके लिए आप लोग को दे यूज करना होगा, तो व्हेन दे आर टेस्टेड। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा इसका करेक्ट पैसिव फॉर्म। एक्चुअली में इसको क्वासी पैसिव आपके नाम से जानेंगे। ओके, इसको क्वासी पैसिव या मिड वॉइस के नाम से जानते हैं। सो इसी तरह से बनाइएगा, शुगर टेस्टेस स्वीट या साल्ट टेस्टेस साल्टी, इस तरह का सेंटेंस आएगा, तो ध्यान रखिएगा इसको आपको इसी तरह से बनाना है। शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड वहाँ पे लगेगा, पैसे में तो लगता ही है, एक रहेगा तो इज लगा लीजिएगा, और बहुत सारा का बात होगा तो वहाँ पे दे के बाद आर लगा लीजिएगा। देख लीजिएगा किस तरह से आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आपको एक इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ही सेड टू माया यू आर वेरी लेट नाउ, बोल रहा है कि तुम अभी बहुत लेट हो, ठीक है, यू आर वेरी लेट नाउ, उसने उससे कहा था यू आर वेरी लेट नाउ। तो ध्यान रखिएगा जो रिपोर्टिंग स्पीच आप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस क्या है, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये जैसे किस टेंस में है, ये आपका पास्ट में है। कभी भी ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टिंग जो आपको स्पीच होता है वो अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो अंदर वाला चेंज नहीं होता है, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे पास्ट में होता है तभी चेंज होता है। ही सेड टू माया पास्ट में है तो चेंज हो सकता है। आइए रीड करते हैं। रूल यही होता है, आर का जो आपको वाज में कन्वर्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ही सेड टू माया, सेड टू को किस में कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड में, और उसके बाद दैट आता है। तो ही सेड टू अगर कहीं पे होगा जिसको काटिए, टोल्ड और टोल्ड है, यहाँ पे देख लीजिए, टोल्ड के बाद टू नहीं आता है ना। टोल्ड जो होता है ऐसा आपको देखिएगा अपने बात जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, तो टोल्ड टू आ गया तो भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर बी और डी बच चुका है। आगे देखते हैं, ही टोल्ड माया दैट शी वॉज वेरी लेट देन, या ही टोल्ड माया सी इज वेरी लेट देन, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वाज है। अब बताइए क्या होगा। तो ये बताया था आपको, ही टोल्ड माया, यू क्या है, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, माया, तो माया के लिए क्या आएगा सब्जेक्ट, तो माया के लिए आपका सी आएगा, तो सी के साथ वाज लगना चाहिए। यहाँ पे इज एम आर जो होगा नॉर्मल सेंस में वो आपको वाज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इज कर दिया तो ये भी कट गया। ओके, तो इसको ध्यान रखें, सी वाज वेरी लेट। और नाउन का भी जो है देन हो जाएगा। नाउ का अगर कहीं पे नाउन अगर होगा तो समझिएगा वो वाला पार्ट नहीं होगा, नाउ का देन कन्वर्ट हो जाता है। कुछ कुछ वर्ड्स भी होता है, जैसे टुमारो का आपको जो है आपको दे देगा, टुमारो का आपको दे देगा, टुमारो का आने वाला है तो द नेक्स्ट डे, अगर स्टरडे दे देगा द प्रीवियस डे, टुडे दे देगा तो दैट डे। तो इस तरह से बनता है, कुछ कुछ वर्ड्स भी चेंज होता है नाउ का देन। ओके, चलिए आंसर इसका क्या हो गया, आंसर इसका बी हो चुका है। देख लीजिएगा अच्छे से सब चीज़ को, ये आपका एक इनडायरेक्ट स्पीच था। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिर से एक फिलर है, ही एज वेल एज हिज मदर डैश गोइंग टू मार्केट। बहुत एक इजी क्वेश्चन है, अगर समझ में आता है तो क्या लगना चाहिए इसमें, करेक्ट वर्ब बनाना है, बताना है आपको, इज, एम, आर या फिर इज बीइंग, क्या लगना चाहिए। तो ही एज वेल एज हिज मदर, तो वह लड़का है उसकी माता है, तो वह उसकी माता कितने पर्सन होगा, 2 पर्सन हो गए, तो 2 के साथ क्या लगाइएगा आप लोग, 2 पर्सन प्लूरल हो गया तो वहाँ पे आर लगा दीजिए। तो इस तरह से अगर आर लगाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेकिन यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों, ध्यान समझिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हुआ है एज वेल एज, तो इस तरह गलती और मत कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ही एज वेल एज हिज मदर, वह अपने माता के साथ बाजार जा रहा है, ध्यान दीजिए, न कि आप लोग को कभी भी वर्ड्स ऐसे यूज हो एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, ओके, टुगेदर विथ, हेल्ड बाय, अकम्पनीड बाय। तो इस तरह से अगर वर्ड यूज होगा तो समझ लीजिएगा जो वर्ब होगा वह फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, न कि दोनों के अकॉर्डिंग या लास्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा।
तो ही के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे इज लगेगा, आई रहता तो एम लग जाता। तो इस तरह से मत समझिएगा कि वह है और उसकी माता है दोनों मिलकर पोलर बन गया तो आर लगा देंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे एज वेल एज, विथ, अलोंग विथ, ये सब काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ना, टुगेदर विथ वगैरह, तो ये सब वर्ड यूज रहेगा तो वर्ब जो होगा हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो गलती करके आपको बताया ताकि आप लोग गलत ना करें। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। यह आपका लॉन्ग है। तो लॉन्ग का आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है कि इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो पढ़े होंगे, नाउन टोटल 5 प्रकार का होता है, तो उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है जो कि आपको किसी चीज़ के बारे में उसका जो गुण होता है या दशा भाव वगैरह के बारे में बताता है, पढ़े होंगे आप लोग। ओके, तो लॉन्ग का क्या बनेगा, लॉन्गिंग, लेंथ, लेंदी या फिर ऑल ऑफ दिस, क्या होना चाहिए इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए लॉन्ग का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन सही होगा वो आपका लेंथ होगा, लेंदी वगैरह नहीं होगा, लेंथ इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। लॉन्गिंग मतलब तो आपका चाहत होता है, लॉन्गिंग मतलब चाहत, ठीक है, लॉन्गिंग का मतलब चाहत होता है, आपको डिजायर, इच्छा वगैरह बोलते हैं उसको, इसका सही एब्स्ट्रैक्ट नाउन लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड का चाइल्डहुड वगैरह, जो चाइल्ड का चाइल्डहुड वगैरह बन जाता है, यंग का आपका यूथ हो जाता है, तो बहुत सारे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, पढ़ाई देखिए ज़्यादा नहीं है, मेहनत ना बहुत ज़्यादा किया हूँ और मैं इस तरह का आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई इस तरह का प्रोवाइड कराया होगा, एकदम जीरो लेवल से मैं प्रोवाइड कराया हूँ। ओके, जब ऐप वगैरह बनेगा तो वहाँ पे आप लोगों को मैं वहाँ पे सेट सबको जो है से ज्वाइन करा दूंगा। अभी ऐप नहीं है तो उसको आप लोग लिंक वगैरह दूंगा, तो उससे आप लोग पढ़िए, प्रिपरेशन को आप लोग कीजिए, ठीक है, वो सब चीज़ मैटर नहीं करता है। पढ़ाई करना होगा तो ऐप पे भी हो, मतलब ऐसे भी हो सकता है, और नहीं करना होगा तो ऐप वगैरह भी आ जाएगा तो भी नहीं होगा। ओके, चलते हैं, यही 20 क्वेश्चन था। तो वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दें, आगे आप लोग बहुत सारा पार्ट्स आपको मिलते रहेगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ सकते हैं और शेयर भी कर दें, जो भी एक्सरसाइज वगैरह के लिए तैयारी करें। अगर लगता है कि वीडियो अच्छा है तो लाइक और शेयर कर दें, अदरवाइज छोड़ दें अगर नहीं लगता है कि हाँ चलिए अच्छा नहीं है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।